हाँ, अब बाकी सब सही है। हाँ, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज जो मैंने उनको बेसिक वेक्टर्स के बारे में बताया वो भी आपको बता देता हूँ। तो हम बात करेंगे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। हम जानते हैं कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटी को इन फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं चीजों। इसको कहते हैं, हर एक ग्रुप को कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाती है। समझ रहे हैं आप? स्केलर जो होता है वो रैंक 0 का टेंसर होता है, और वेक्टर जो होता है रैंक 1 का टेंसर होता है। तो आप ये समझ लो, फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा सब पार्ट, सबसेट, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस एरो के हेल्प से, उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ क्या क्या मालूम चला? फिजिकल क्वांटिटी का एक सबसेट, यानी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक सेट बनाते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते होंगे, मास, टाइम, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, एरिया, जितने भी है सब, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? जितने भी हैं सारे बनाते जाते हैं, बहुत सारे होंगे। करंट, उसके बाद इंटेंसिटी, पावर, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी हैं सब बनाते जाते हैं। इसमें से कुछ कैसे सेट के बारे में बात कर रहे हैं? जो ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये 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 इनके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटीज के वो पोर्शंस, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एरो से, उसको वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, एरो होता है। आपने सर बोला एरो से ही सिर्फ हम इसको बता सकते हैं। हाँ, एक्चुअली ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इन वेरी स्पेसिफिक, ये एक्चुअली एरो क्या है? ये एक्चुअली एरो है एक वेक्टर। ये जो कि हमारे एक्स वाई, कोई एक प्लेन है, इस प्लेन को मानते हैं, इस प्लेन का नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में कोई दो पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ए और बी, और ए को टेल बनाया और बी को हेड बनाया। अगर इसको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करते ए और बी में, तो हम ऐसे बनाते, पॉइंट ए को जोड़ा बी के साथ, लेकिन हमने डिफरेंशिएट क्या किया? ए अलग है, बी अलग है, तो इसके लिए अलग बना दिया कि ए पॉइंट अलग है, बी पॉइंट अलग है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट लिया ए और बी, इसको इसको कहते हैं ए बी वेक्टर। और ये कैसा है? इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर, जियोमेट्रिक वेक्टर। जियोमेट्रिक वेक्टर क्या होता है कि हमारे एक प्लेन में, जो एक्स वाई प्लेन है, कोई भी एक एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट है, उनको सीधे डायरेक्टली ज्वाइन किया। और ये जनरली ज्योमेट्रिक वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर दिखा रहा है कि एक पार्टिकल था, ए से बी की ओर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वो होता है ए बी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर्स हम इसको इस वे में दिखाते हैं। लेकिन क्या वेक्टर्स को सिर्फ मैं ये बोल दूं तो क्या फिर वेक्टर नीचे फिर फर्दर कैटेगराइज भी होते हैं? क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर्स अलग होगा, फोर्स वेक्टर अलग होगा, फील्ड वेक्टर अलग होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अलग होगा, बहुत सारे। सबको हम एक एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन वेक्टर अलग होगा, लेकिन सबके थोड़े सेंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सबके थोड़े सेंस अलग अलग हो जाएंगे। वो कैसे? तो वो मैं ऐसे बताता हूं। आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किया, आपने बोला कि एक पार्टिकल पी है, एक पार्टिकल पी है, आप पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी with the help of an arrow.
बट हाउ आई शुड नो अबाउट इट। सिर्फ वेक्टर है तो मैं ये जानता हूं कि एरो के हेल्प से दिखा सकता हूं, लेकिन कैसे, क्योंकि ये वेक्टर एक स्पेसिफाई हो गया, देखिए एक चैनल की तरफ के है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि सर्टेन रूल्स पहले दिन आपको पढ़ाया जाता है जब भी पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर्स के लिए जब भी ड्रॉ किया जाता है तो उस एरो का टेल किधर होता है, ऑरिजिन पे, और उसका हेड कहां होता है, जिस पार्टिकल या पॉइंट। पोजीशन वेक्टर किसका डिफाइन किया जाता है, पॉइंट्स के लिए या पार्टिकल के लिए, दो चीज के लिए डिफाइन किया जाता है। मैं एक बात बोलूं, इन सिंपल पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया जाता है। इसको पार्टिकल के लिए जब मैं बोलूं तो पार्टिकल की लोकेशन को बोल रहा हूं, पार्टिकल तो की ले लोकेशन लिया जाए नंसू। है। अरे शालिनी बेटा, ठीक है, तो यहां सॉरी पे सर। अच्छा कोई नहीं, तो पॉइंट पी के लोकेशन, पार्टिकल पी के लोकेशन या पॉइंट पी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपके पास आरपी, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आरपी वेक्टर। समझ में आया। अब मैं एक आपको केस पूछना चाहता हूं कि इसके वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं, इस पॉइंट के लिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं वेलोसिटी वेक्टर को। तो आप क्या बोलोगे, आपके ऊपर क्या एक, सबसे पहले आप कंफर्म रहोगे, क्या एक वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। yes, है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी इसका अर्थ है कि मैं इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस एरो के बारे में मैं अब सोचना चलता हूं कि क्या इस एरो के क्या क्या चीजें फिक्स कर सकता हूं। ए पॉइंट और बी पॉइंट हमारे पास है, यानी दो चीजें इसको समझनी पड़ेगी कि ए टेल कहां रखूं और हेड कहां रखूं, बाकी सब फिक्स हो जाती है। तो जनरली सिर्फ पोजीशन वेक्टर के केस में आपको दोनों चीज डिसाइड की जाती है, हेड और टेल कहां रखना है। बाकी जगह पे जितने भी वेक्टर्स डिफाइन करोगे सिर्फ उसके टेल से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, टेल बस आपको फिक्स करना है। हेड वो अपने आप जैसा मैग्नीट्यूड रहेगा, जैसा डायरेक्शन रहेगा, वो अपने आप को हेड उधर कर लेगा। सिर्फ पोजीशन वेक्टर में सिर्फ आपको टेल और हेड को फिक्स किया जाता है। तो अब देखिए ये वेक्टर तो है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस वेक्टर में टेल फिक्स हो जाएगा किस पे, इस पार्टिकल पे, और ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी वेक्टर को। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इसी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे जो भी वेलोसिटी होगी, आर्बिट्री कैसे भी हो सकती है, ये वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ बातें जो आपको मैं ध्यान दिला दूं, जैसे कि पोजीशन वेक्टर्स के लिए सिर्फ ऐसे हेड और टेल फिक्स होते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स के लिए वैसे होंगे। फोर्स वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है, इस पार्टिकल पे फोर्स से रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या कहोगे कि फोर्स वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी एरो एरो से ही होगा। लेकिन उसमें क्या करेगा, एरो का आपको टेल क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकल के ऊपर करना रखना पड़ेगा, तो ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कैसे, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी फोर्स की उस पार्टिकल पे, वो ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे। आप तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर लिए यूज किया है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को आपने रिप्रेजेंट किया है। तो वहां कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जब आपके पास एक सिंगल पेन होगा तो उसको लेवल कर देते हो, इस एरो के ऊपर लेवल कर देते हो, तो यहां आपने लेवल कर दिया, ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका टेल क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा। उल्टा भी सोच सकते हैं, समझ में आया। yes sir, ठीक है, इतनी चीज मैंने आपको क्यों बताई और अभी के लिए क्यों बताई, क्योंकि अभी आपके सामने एक और वेक्टर आया हुआ है, बी वेक्टर के। अब बी वेक्टर के बारे में सोचते हैं। है तो ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी, ये सबको कंफर्म है। तो बी वेक्टर क्या, नहीं इसका अर्थ क्या कि इसको एरो से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये बताइए। अब हम समझते हैं कि बी को डिफाइन कैसे किया गया, किस टाइप का वेक्टर डिफाइन किया गया, बी के डेफिनेशंस में जाते हैं और उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, दो तरीके, बी को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। हालांकि मैं ज्यादा अंदर थ्योरेटिकल पोर्शंस में नहीं जाऊंगा, आपको मैंने सिंपली एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, इस चीज के लिए आपको याद है जब मैंने आपको एक बात बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के समय,
तो इसका नोमेनक्लेचर मैं बोलता था ऐसे याद रखने के लिए, ई एट पी ड्यू टू रिंग ऐसे पढ़ाता था। Yes, sir. क्यों पढ़ाता था, इसके सबस्क्रिप्ट में क्यों देता था, ये रिंग लिखता था, सिर्फ ड्यू टू रिंग नहीं लिखता था, इसका अर्थ यही होता था, ई एट पी ड्यू टू रिंग। तो इसका अर्थ लिखता था, इससे मुझे मालूम चलता है कि वेक्टर्स कैसे मैं ड्रॉ करूंगा ई के टर्म्स। तो मैं यहां बोलता था ये वेक्टर किसकी प्रॉपर्टी है, कोई पॉइंट की। ये किससे एसोसिएटेड है, ये वेक्टर किससे एसोसिएटेड है, पॉइंट से एसोसिएटेड है, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है। और ये रिंग क्या है, सर्टेन कन्फिग्रेशन है सिस्टम में, और सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन जब भी रखा जाता है तो उसके सेंटर्स को ऑरिजिन के साथ रखा जाता है। इसी के लिए आप देखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जब भी आप देखते हो कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में जनरली आपको क्वेश्चंस में आप जब भी ट्राई किए हो तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सोर्स चार्ज है क्यू नॉट, तो इस पॉइंट पे आप बात करते हो, बोलते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो। तो यहाँ पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ई एट पी किसकी है, तो पॉइंट की है। तो मैं इसके हेड टेल को कहां रखूंगा, The बताइए इसके origin. कहां पे, बताइए। So Q. नहीं, फील्ड एट किसकी प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ए ऐसे बोलते हैं ना, Yes, sir. पार्टिकल ए ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे वेलोसिटी, ये टेल कहां रखते हैं इस वेलोसिटी वेक्टर का, Particle. पार्टिकल के ऊपर। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ई एट पॉइंट पी, देखिए इसको किसके बारे में बात हो रहा है, पॉइंट पी है, ई एट पॉइंट पी, यानी किससे एसोसिएटेड है, ई किससे एसोसिएटेड है, पॉइंट से। तो टेल कहां रखेंगे, इसके ऊपर। और अब मैग्नीट्यूड जो जैसा होगा उसके हिसाब से हेड अपने आप को फिक्स कर लेगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि अपना हेड इधर जाना चाहे, मतलब मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए, ऐसे दिखा दूंगा। हालांकि इस केस में क्या होता है, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट। इस केस में तो मैं क्या करूंगा कि यहां से रेडियली आउटवर्ड एक ऐसा दिखा दूंगा, इस पॉइंट पी को रखते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये दिखा दूंगा, इसको ऊपर लेवल कर दूंगा, ये क्या कह दूंगा, ई। और यहां पे अच्छे से नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम, ई एट पी ड्यू टू रिंग, इस पॉइंट पे पी पे ये रिप्रेजेंट किया मैंने इसको इस वेक्टर के हेल्प से। ठीक है, यस सर। तो ये चीज हम स्पेसिफिक हो गए अब। और यहाँ पे जब से सिस्टम आता है, ये सिस्टम रिंग है, तो रिंग जनरली जितने भी होंगे, जैसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, रिंग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ओवरलैप होता है। देखिएगा हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करते हो कि इसका सेंटर हमेशा ओरिजिन है, यहीं से आप सब कुछ नापते हो और देखते हो। डाइपोल, डाइपोल में भी क्या होता है, आपका ओरिजिन कहाँ होता है, मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, प्लस क्यू माइनस क्यू ऑरिजिन पे होता है, इसका सेंटर ऑरिजिन पे होता है। हम सिस्टम को हमेशा क्या करते हैं, सिस्टम के फ्रेम से देख रहे हैं। सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम का फ्रेम कौन सा होता है कि जो उसका सेंटर हो, सिस्टम का सेंटर हो, वो एक्चुअली ऑरिजिन हो जाए। तो इन चीजों को हम फर्दर क्या कर रहे हैं, मोर डिस्क्रिप्टिव बनाते जा रहे हैं। तो ये चीजें उसके हेल्प से हमें मालूम चलता है कि हमें कैसे दिखाना है। अब मान लेते हैं कि अगर मैं पॉइंट पी का वेलोसिटी बता सकता हूं क्या, पॉइंट पी का वेलोसिटी का कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो ये कोई अर्थ रखेगा। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लगा रहा हूं, अगर मैंने यहाँ वेलोसिटी वेक्टर लगा दिया, इसका अर्थ क्या होगा, अगर मैंने लगा दिया इसको लिख दिया ऐसा, तो इसका अर्थ क्या होगा कि पी पे कोई पार्टिकल होगा, पी पे कोई पार्टिकल भी रखा हुआ है। तो ई दिखा रहा है इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई किसके साथ अटैच्ड है, इस पार्टिकल के लोकेशन, पार्टिकल का लोकेशन जो होगा वो एक पॉइंट होगा, पार्टिकल का लोकेशन मतलब उस पॉइंट का लोकेशन, राइट। अगर मैं बोलूं पार्टिकल यहाँ पे है 1,2 पे है, फिर ये पार्टिकल यहाँ चला आता है, कहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है 0, ये यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया, सॉरी 2,0 पे आ गया, ये एक्स एक्सिस है।
यहाँ है, ये देखिए पार्टिकल का अपना, लेकिन क्या किया पार्टिकल ने पोजीशन अपना चेंज किया। जब इस पोजीशन पे है तो इसका लोकेशन जो होगा वो एक्चुअली ई का पॉइंट बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, धीरे धीरे आएगा, अभी अभी आएगा। एक में एक वेक्टर, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बहुत सारे वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने इसको लेबल करवाया था कि आप समझो कि ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, इसको फिर से मैं वापस चलता हूं। ठीक है, इसको वापस चलता हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे वाले, ये क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू वी क्रॉस पी, इसका अर्थ क्या है? बी किसकी प्रॉपर्टी होगी बताइए? फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है? पॉइंट की। इसको ऐसे पूरा डिफाइन करते हैं, बी एट पी ड्यू टू एनी सिस्टम, यही इसका पूरा नाम होता है, पूरा डिफाइन ऐसे ही किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो बी किसी पॉइंट की होगी। वेलोसिटी किसका होगा? किसी पार्टिकल का होगा, तो मानते हैं पार्टिकल 1। चार्ज किसका होगा? चार्ज किसका होगा? जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसी का चार्ज। तो Q ऑफ 1, क्योंकि पार्टिकल तो वही है, 1 है, Q ऑफ 1। ठीक है, तो यहां पे अब मैं, आप बताइए, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स, फोर्स भी क्या होता है? फोर्स मैं आपको इसका पढ़ाया था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे पढ़ाता था। तो फोर्स ऑन 1 यानी जिसके ऊपर बात कर रहा हूं उसी के ऊपर, तो फोर्स 1 आएगा वहां। तो फोर्स ऑन, अब इसको पढ़िए, अब बताइए क्या लग रहा है आपको? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 विच हैज चार्ज Q1, इसको बोल रहा हूं Q1, इसको लिखने का सेंस में पढ़िएगा, चार्ज ऑन पार्टिकल 1। ठीक है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल 1 टाइम्स the cross product of velocity of the particle 1 into the magnetic field intensity at the point of the location of 1। अब इस चीजों को मैं और डीप में आपको मैंने पूरा डीप में बता दिया, इस चीज को आप कैसे फील करोगे। तो यहां पे कोई लेते हैं पार्टिकल, पार्टिकल 1 इसको लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज है Q, इसकी वेलोसिटी है कुछ V, इसको बोल देंगे V1 ऑफ कोर्स। और इस जहां पे ये पार्टिकल है, जहां पे पार्टिकल है वहां पे क्या है? फील्ड इंटेंसिटी क्या दे रखी है? B। तो मान लेते ये, समझ में आप आ रहा है? इसको V दिखा रहा हूं, इसको B दिखा रहा हूं, इसको Q दिखा रहा हूं, और इसके ऊपर ये जो फोर्स होगा ये V क्रॉस B आता है। तो क्या आएगा? V क्रॉस B दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस प्लेन के, समझ में आया? ये फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ। ये फोर्स वेक्टर क्या है? फोर्स, अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहां पे आप मान लेना, जो लोकेशन ऑफ 1 है इसको ही मान लेते हैं, ये 1, ये 1 यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट बता रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको 1 को आप, हेलो कौन है इसका? तन्वी बेटा, तन्वी बेटा अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, इसको पॉइंट P ही मान लो भैया। P क्या है? P इज द लोकेशन ऑफ 1, ये याद रखिएगा, P इज द लोकेशन 1। तो अब मैं क्या समझ रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कुछ है, एक पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? वो ये है। अब ये चीज वेक्टर्स के थ्रू आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि मैं फिर से बताऊं? बताओ फिर से, क्या बताओ? फिर से बताऊं? नो सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? यानी मैंने यहाँ पे वेक्टर के हेल्प से मैंने कितना चीज बता दिया आपको।
हम बस ये चीजें डिसाइड करते हैं जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है। वेलोसिटी वेक्टर को एक वेक्टर है तो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कैसे इसमें स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर एक उसका एग्जाम्पल है, उसका एक टाइप है, स्पेशल टाइप है। तो उन चीजों में ये वेक्टर्स जो एरो है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आ सकते हैं? इसके पास दो ही क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, इस एरो के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इसका इनिशियल पॉइंट, टेल, इसका हेड, इसका लेंथ, बस यही है। इसके अलावा और कुछ है इसके पास? कुछ भी नहीं है। तो यही चीजों का, तीनों चीजों का पर्पस है। अब इन तीन चीजों के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, सारे के लिए, अलग अलग वेक्टर्स के लिए इसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। वेलोसिटी हमेशा किसी पार्टिकल का डिफाइन होता है, किसी पॉइंट का नहीं डिफाइन होता है। हाँ, किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है, ये अलग बात है। किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट पे डिफाइन होना अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा एक पार्टिकल का डिफाइन है। तो जब इसी वेक्टर को मैं अगर सिंप्लीफाइड करके बहुत स्पेसिफाई कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका अर्थ इसका टेल क्या होगा? पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसका मास m होगा, हो सकता है उसके ऊपर चार्ज q होगा, उसकी वेलोसिटी वेक्टर ये हो गई v1 वेक्टर। ठीक उसी प्रकार से मैं इसके दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लूं, इसके ऊपर फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो ये बोलोगे कि इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे जहां पे ये m पार्टिकल जो q चार्ज का है पार्टिकल, ये किस लोकेशन पे है? तो मान लेते हैं उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे p, तो इस पॉइंट पे b कितना है? तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस p। समझ में आया? इसको डिटेल वर्जन में कैसे आता है, क्या बोल रहा हूं? यस सर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल कैसे ऐसे मूव करते हुए जा रही, तो मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो यहां पे आप कैसे बात करोगे कि सर देखो सर, क्योंकि यहां पे इस पार्टिकल अभी पी पे था, तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, ये मानते हैं कि v1 इसकी वेलोसिटी थी, इसके ऊपर चार्ज q था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर है 1 लिख रहे हैं क्योंकि इस पार्टिकल का है इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये v1 इसको बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला यहाँ पे b ऐसा था सर, b ऐसा आया हुआ था, b एट दिस पॉइंट। अब मानते हैं कि इस पॉइंट से हट के यहाँ पे चला गया, क्या यहाँ पे इसके अनुसार से फोर्स 1 आ जाएगा, फोर्स 1 आएगा v क्रॉस b, दैट इज v क्रॉस b, तो ऐसे फोर्स इधर आ जाएगा v क्रॉस b, याद रखिएगा v क्रॉस b है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में पहले आप किस तरह ले जाइएगा, b के तरफ लेके जाइएगा पहले इस पूरे को, और फिर मोड़िएगा किधर, b के तरफ। तो सबको दिख रहा है, आ रहा है इस डायरेक्शन में, यस फोर्स सर। सबको इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो गया फोर्स। अब मान लेते हैं पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज करके p डैश पे आ गया यहाँ पे, तो उसके अंदर चार्ज भी q रहेगा अभी भी, यहाँ पे b चेंज हो जाएगा, b यहाँ पे अपना जो भी होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे सर b ऐसा है, b एट p डैश, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी अपना यहाँ पे हो गई v2। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स को निकालना चाहूंगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आप बोलोगे क्या है q, क्या है v और b डैश क्या है। तो इस केस में क्या बोलोगे, v क्रॉस b ऐसे ही निकालना है भैया, यहाँ पे भी v क्रॉस b, तो v क्रॉस b ऐसे निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा सर नीचे की, ये फोर्स आ गई। समझ में आया? सेम पार्टिकल का दूसरे पोजीशन पे। अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम, b को ना, आपको जो पढ़ना होगा ना वो सारे यूनिफॉर्म b होंगे, यानी एक सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, यानी इसका अगर यूनिफॉर्म होंगे, यानी यहाँ पे ये ऐसा है तो यहाँ पे भी b को ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी तो यूनिफॉर्म फील्ड कहला पाएगा। आपको जो भी पढ़ना है b यूनिफॉर्म के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें केसेस होते जाएंगे और हम आगे निकालते जाएंगे। चलिए अब देखिए, आपके पास मैंने बोला ना कि b आपके लिए यूनिफॉर्म रहेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस कैसे? आपके पास वेलोसिटी
किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास दे रखी, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये करते हैं, v वेलोसिटी और b, आपने बोला b और b फिक्स रहे, सॉरी b हमेशा फिक्स रहे। तो आप चलिए, आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन सोच रहे हो कि यहाँ पे पार्टिकल है, सपोज करते हैं कि इस कुछ वेलोसिटी वेक्टर के साथ आया, कुछ वेलोसिटी वेक्टर इसके ऊपर है पार्टिकल की। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको उस रीजन से गुजार रहा हूं, उस रीजन से गुजार रहा हूं जहां पे b क्या है, अलोंग द v के डायरेक्शन में, यानी हर पॉइंट पे b, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे b किस पे डिफाइन होता है, पॉइंट्स पे। तो इस रीजन पे b अगर मुझे डिफाइन करना है, यानी रीजन पे तो b कैसे नहीं डिफाइन हो सकता है, रीजन पे b तो डिफाइन नहीं हो सकता, b तो हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइंड हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर में हम हमेशा बात करते हैं b एट p ड्यू टू एनी सिस्टम, तो b एट p ही डिफाइन हो सकता है भैया, ये बेसिक बना हुआ है। तो अगर आप रीजन पे डिफाइन कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि हर पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हो, समझ में आया। यस और सर। हर पॉइंट पे क्या आप है, आपने बोला यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यानी हर पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बना दिए। अब ये v वेलोसिटी के साथ आ रही है, इस बार जो मैंने रखा है, मैं एक ही वेक्टर यूज करूंगा, ऊपर में सिर्फ एक ही यूज करूंगा, क्योंकि सारे वही उसी को, वो आइडेंटिकल वेक्टर है वो ही। तो मैं अगर मान लेता हूं कि इस बार मैंने बोला कि पहला केस लेता हूं जब b क्या हो, v के बराबर हो, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है ना इस पार्टिकल की, मैं ऐसे ही भेज रहा हूं पार्टिकल को कि जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन और b की जो डायरेक्शन है दोनों सेम पैरेलल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैंने अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अंदर भेज दिया तो क्या होगा बताओ, अगर आपके ऊपर फॉर्मूला है फोर्स के ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन दैट पार्टिकल कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी होगा कि नहीं। यस सर। अब क्यू वी क्रॉस बी है तो मानेंगे जैसे ही यहाँ पे आता है पार्टिकल, अब आपने बोला यहाँ पे जैसे ही घुसेगा तो निकालते हैं, क्या वी और बी अगर सेम है, उनका डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मानते हैं बी ऐसा हो वी ऐसा हो, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस सेंस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा उनका, 0। 0 होगा, तो यानी फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। तो एक बात बताओ, ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो नेट फोर्स इसके ऊपर अभी, क्योंकि नेट फोर्स क्यों मैं बोल रहा हूं सर, क्योंकि भैया मैंने अभी तक इस चार्ज पार्टिकल को किसके फील्ड में रखा है, बी के फील्ड में, और कहीं और कोई फील्ड बना रखा है, कोई फील्ड बना नहीं रखा है, कोई धागा लगा नहीं रखा है, किसी सरफेस पे मूव कर नहीं रहा हूं, ना कोई कॉन्टेक्चुअल फोर्स है, ना कोई दूसरे नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स है। तो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। अगर वो 0 हो गया तो क्या इसका एक्सीलरेशन भी 0 होगा, यस सर। तो एक्सीलरेशन 0 है, यानी इसकी जो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी पहले जो थी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, यस सर। तो यानी ये पार्टिकल सीधे ऐसे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी फोर्स नहीं लगेगा, इस पार्टिकल को यहाँ पे आएगा, सेम चीज लगाओगे, v इधर है, v इधर है, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे उसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, ये आगे बढ़ के चला जाएगा यहाँ, फिर वही वाली केस होगी, v क्रॉस b लेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि b तो हमने सब जगह यूनिफॉर्म बना रखी है, तो यहाँ पे भी यही एरो होगा। अगर b को रिप्रेजेंट करना हो इस पॉइंट पे तो मैं क्या करूंगा, मैं यही एरो ड्रॉ कर दूंगा, यही वाले को, समझ में आया, b एट दिस पॉइंट, यस और सर। v इस पार्टिकल का है तो v अपना v क्रॉस b आके फोर्स ऑन द पार्टिकल आएगा। तो हर समय इसको 0 स्पीड से, मतलब वो 0 फोर्स लगते जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन अपना करके निकल जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यस यस सर। सर। तो ये चीजें होती है ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं कि v एंटी पैरेलल b के, तो इस केस में मान लेते हैं कि हमने ऐसे b ऐसे बनाया था, सारे पॉइंट पे आपने b ऐसे बनाया था, पार्टिकल को इधर से लाके फेंकते हो, इधर से लाके फेंकते, तो क्या बताओ इन दोनों के v वेलोसिटी वेक्टर और ये b वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं, एंटी पैरेलल है कि नहीं। यस सर।
तो इस Yes, केस में sir. क्या v क्रॉस b क्या हो जाएगा तब भी, क्योंकि v Zero. क्रॉस b होगा vb साइन थीटा n कैप। तो ये साइन थीटा 180 डिग्री जीरो होता है, तो जीरो होते ही ये जीरो वेक्टर बन गया। जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन डिफाइंड होता ही नहीं है, तो ये खत्म। यानी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा इस केस में भी। और ये कैसे करेगा, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, ये सॉरी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए स्ट्रेट लाइन पे चलता जाएगा। फील्ड से कोई एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन नहीं फील करेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा केस स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब होता है कि v क्रॉस b, सॉरी v इज परपेंडिकुलर टू b। आपने इस रीजन में बना रखा है, b ऐसा ही बना रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड बना रखा है। यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन है आपने दे रखा है, तो b सब हर पॉइंट पे डिफाइन, b तो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, रीजन के लिए नहीं होता। तो आपने बहुत सारे, जितने भी इस रीजन में पॉइंट पड़ेंगे, जितने भी इस रीजन में पॉइंट पड़ेंगे जो कि इनफिनाइट होंगे, उस हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन कर रखी है, और हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे वही है। अरे यार उतना ही लंबा बना, इतना ही ज्यादा बड़ा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या है, इस कारण में अब यहाँ से हमने क्या किया, वेलोसिटी कुछ ऐसे दिया। यानी इस रीजन में हमने क्या किया, वेलोसिटी ऐसे दे दिया। अब बी और वी के बीच में बताइए कितना एंगल है? 90 degree. 90 डिग्री है। पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? F is तो equal to जैसे, 2VP. हाँ, तो यहाँ पे साइन 90 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, सर आपने बोला Q का मैग्नीट्यूड और V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। Q का मैग्नीट्यूड एस, ठीक है सर, जो भी आएगा आपने लिख दिया, Q आ गया। और V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो जाता है VB साइन थीटा 90 है तो 1 हो जाएगा, तो QVB। कोई दिक्कत? No, sir. डायरेक्शन कैसे दिखाएं? तो हमने बना रखा है राइट हैंड रूल क्यों बना रखा है? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन बता देंगे। क्रॉस डायरेक्शन कहां से आ रहा होगा? इसी क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा होगा। क्यू तो यहाँ पे भैया स्केलर है, ये तो कुछ नहीं करेगा। वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी का होगा, वही डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ वी क्रॉस बी निकालेंगे, तो वी के डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, बी किधर है, तो कहाँ आ रहा है, थम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? So inward. इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको आ रहा है कि नहीं? देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं। आपको v क्रॉस b दिया है ना, v क्रॉस b की जगह आप इन जेनरिक सोचिए, दो वेक्टर हैं जो अगर आप जिसके ऊपर निकालना है, दो वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर a है और वेक्टर b है। इनके बीच में अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया जाए बच्चों, तो आप ऐसे निकालते हैं कि जो पहले टर्म आता है उस टर्म के अलोंग आप अपने हाथ के फिंगर्स को लेके जाते हैं, और जो दूसरा वाला टर्म आता है बी, उसके तरफ मोड़ते हैं अपने हाथ को। तो जो मोड़ा, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, वो इसको बताता है। इसको सर, इसको, अरे किसको भैया, अरे बता रहा हूं, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है एन कैप की, एन कैप है वो। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा है। यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के, इससे लेके एक प्लेन बना लेंगे, ये दोनों वेक्टर के प्लेन, ये दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तभी मैं कहूंगा ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, ये एन कैप। तो इस केस में अगर मैं आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इधर से देखिए v, और इधर है, इधर a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। देखिए इसको 2D में ऐसे इमेजिन कीजिए, 2D टाइप का। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर एक ऐसा जाएगा कि नहीं, यूनिट वेक्टर, ये लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पे आपको जो थंब का जो डायरेक्शन देता है, वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो एन कैप आता है उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है? Yes, sir.
तो ये अगर एन कैप के बारे में जान गए तो मैग्नीट्यूड आप जानते ही हैं, एन कैप लगा देंगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन के साथ मालूम चल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एन कैप लगा देंगे तो यह फोर्स बन जाएगा डायरेक्शन के साथ। तो अब ये बताइए कहाँ पे आ रहा है, V इधर ले गए, V क्रॉस B है तो V यहाँ पे A की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो A की तरफ सारे फिंगर्स ले जाइए और किधर मोड़िएगा, B की तरफ, तो B की तरफ मोड़ा तो इनवर्ट्स आ रहा है कि नहीं, तो इनवर्ट्स को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सर, तो ये चीज देखते हैं, ये चीज अभी देखें, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा और ये चीजें होगी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड कैसे करते हैं। बी का डायरेक्शन हमने जो दिखाया है ये प्लेन में, जिस प्लेन में आप देख रहे हो उसी प्लेन में सारे बी वेक्टर्स कैसे हैं, इसी प्लेन में एसोसिएटेड हो गए। यानी आपने एक ऐसी फील्ड बनाई है जो कि इसी मतलब यहाँ पे अगर मैं बी लिखूं ना, तो आप देखो यहाँ पे आप किसी पॉइंट का आप ड्रॉ करते हो, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या ड्रॉ किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने एक प्लेन को, ये प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और खास तौर से यूक्लिडियन प्लेन, इसको कहते हैं यूक्लिडियन प्लेन, इस यूक्लिडियन प्लेन का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सर इससे क्या होता है, तो अगर आप किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वी वेक्टर को, सपोज कीजिए आपने वी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जो कि पार्टिकल एक पार्टिकल कुछ होगा, पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी है या पॉइंट पी नहीं है, तो पार्टिकल पी का एक वेलोसिटी वेक्टर है इस टाइम पे, इस पोजीशन पे v1 दे रखा। तो अगर मैं बोलूं सर इसको अगर मैं नापना चाहूंगा, तो आपने जो बोला था कि इसका लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन ये बताता है, तो सर देखो अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं कि ये y के पैरेलल है, y के पैरेलल है, आपने y एक्सिस ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं कि आप इधर भी x, आपकी मर्जी है, x y जैसे डिसाइड करना चाहो, आपने इधर अपने मन से y ले लिया। तो यहां पे आपने क्या बोला कि इसका पैरेलल है सर, ये y के पैरेलल है, तो इसका v का वैल्यू क्या आ जाएगा, समथिंग y कैप, जिसको j कैप से भी दिखाते हैं, अ यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स दिस एक्सिस, y एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं j कैप। तो j कैप की तरफ है, इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, j कैप टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कैसे नापते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लेने जाएंगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, यहाँ पे आप मार्क करोगे x मीटर और यहाँ पे मार्क करते हो y मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, y माइनस x मीटर होगा कि नहीं, Yes, sir. होगा कि नहीं। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर ये वेलोसिटी है, ये तो होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, आपको कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं। कि आपने बोला कि यहाँ y माइनस एक्स, तो आपको एक टेबल लिखा रहेगा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें या मीटर में नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है x यूनिट और y यूनिट। तो अगर मानते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस आया, कुछ भी है, तो आपके पास है y माइनस एक्स यूनिट, तो यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाया रहता है कि एक यूनिट और उसकी इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, अब यहां से एक यूनिट आपने स्पीड के टर्म्स के लिए लिया है, तो एक यूनिट बराबर आपके लिए लिखा रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब देखिए आपने यहां से निकाला, तो ये मानते हैं y माइनस एक्स 2 यूनिट आ रहा है, सपोज कीजिए ये रहा 2 यूनिट्स बने, समझ में आ रहा है, 2 यूनिट्स बने, तो 2 यूनिट मतलब एक यूनिट 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 5 यूनिट यानी 5 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप यूनिट चेंज तुरंत करके, और आपका आंसर क्या आ गया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड j कैप। समझ में आया? सर टेबल किसका होता है? ये होता है जैसे अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसको फोर्स रिप्रेजेंट करें, दूसरा वेक्टर आप लिख रहे हो फोर्स, सपोज करो फोर्स आपने रिप्रेजेंट करना चाहा, अब आप बना रहे हो फोर्स का, ये बनाया आपने फोर्स ऑन पार्टिकल पी, ठीक है। अब ये मानते हैं यहाँ पे कितना बना रखा है, आप नापोगे इसको, कहोगे कि सर इसको मेजर कर रहे हो, तो आप मेजरमेंट में क्या कहोगे कि सर ये y के पैरेलल है, तो इसको लेते लेते y के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर की ओर है, तो माइनस j डायरेक्शन होगा इसका। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे नापे सर, तो मैग्नीट्यूड नापने के लिए आप कहोगे कि सर देखते हैं
ये कितना यूनिट है इधर, तो आप बोलोगे कि इसका लेंथ, एरो का लेंथ कितना है, 3 यूनिट मान लेते हैं। ये देखिए यहां से 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ऐसे बना रखा है हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रखा है। तो यहां से आपके लिए इसका लेंथ आता है 3 यूनिट। अब लेकिन है तो ये फोर्स का यूनिट, ये तो है फोर्स वेक्टर, तो 3 यूनिट का कोई सेंस नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप फिर देखोगे कि इसका 1 यूनिट फोर्स के कितने इक्विवेलेंट के बराबर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट 1 न्यूटन के बराबर है। तो आपने जब फोर्स वेक्टर ड्रॉ किया तो फोर्स वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 3 यूनिट आया, तो क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि फोर्स वेक्टर के लिए 1 यूनिट कितने न्यूटन के बराबर है। तो आप यहां से 3 यूनिट लिख दोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन माइनस जे कैप। समझ में आया? तो आप देखिए इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दे रहे हो। एक वेलोसिटी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिए, फोर्स वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि पार्टिकल पी पे अप्लाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनते हैं वेक्टर्स के लिए, क्योंकि आप वेक्टर्स को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें फिर आपको इसी फॉर्मेट में जाया जाता है। इस चीज को मैं और भी बताऊंगा कि जब आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, तो जब आपने बोला ना कि सीधा ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इसका अर्थ होता है कि वेक्टर का पहला स्टेज होता है रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें आप बोलते हैं कि सिर्फ ये ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इसको रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आ जाती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाती है, तो हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में। सेम चीज को, ए वेक्टर को। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स सर्टेन यूनिट होगा। अगर मान लेते मैंने इसमें कोई एक ऐसा वेक्टर नहीं बनाया, लीजिए मैं एक रेड कलर का वेक्टर बनाता हूं जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। इस पॉइंट पी पे पार्टिकल भी पी, उसका भी नाम, पार्टिकल का भी नाम पी रखा है, इस जिस पार्टिकल जिस जो लोकेशन पे, उसको भी मानते हैं पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पे ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड है भैया, तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है। तो इस पॉइंट जहां पी, पार्टिकल पी है, उसके लोकेशन पे एक फील्ड है बी। अब इसको कैसे दिखाएंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? इसको कैसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस फॉर्मेट में जैसे इसमें लिख रखा है, इसमें लिख रखा है। तो इसको फिर रिजॉल्व करेंगे, कहेंगे कि इसको हम 2 फॉर्मेट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और कौन कलर बच गया, एक ऐसा, एक ये वाला इस टर्म में देख रहे हो, इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। अलोंग एक्स, ये एक्सिस, 2 एक्सिस जो आपने मान रखा है, अलोंग इसमें y लेंगे और अलोंग इधर x लेंगे। तो ये आप जो ग्रे कलर का लाइट ये देख रहे हो, ये ग्रे कलर का, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रेड वेक्टर को। डिकम्पोज फॉर्म है ये कह रहा है कि हम दोनों को ऐड कर दोगे तो ये रेड वाला वेक्टर पा लोगे। सही बात है भैया, किसने झूठ बोला है क्या? ये देखिए ये वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं आप, हमेशा इसके देखिएगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं। तो प्रोजेक्शन यानी यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री। अब ये देखिए क्या ये और ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो वो तो एक्स और वाई एक्सिस अपने में 90 बनाता ही है। तो ये देखिए क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, और क्या ये रेक्टेंगल का ये वाला डायगोनल है कि नहीं? पैरेललोग्राम रूल यही कहता है ना कि 2 वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो ये लीजिए 2 वेक्टर, और इसका जो डायगोनल बनेगा, इसका जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो a प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे यही वाली बात हो गई। ये भी तो ये पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम है? एक स्पेशल क्लास का पैरेललोग्राम है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। इसमें किसी को कोई चिंता? तो इसका ये डायगोनल बन गया, तो डायगोनल है यानी सम ऑफ दिस टू 1। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, इसको कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स।
ठीक है, तो जब आप किसी भी वेक्टर्स को एक वेल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हो तब ये जाके चीजें लिखी जा सकती है। और उस समय एक आपको देखो ब्लू कलर का भी मैं वेक्टर दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर का भी दिखा रहा हूँ, रेड कलर का भी दिखा रहा हूँ। इसका अर्थ है कि ये तीनों अलग अलग टाइप के वेक्टर है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। लेकिन हम तीनों को कैसे रीड कर ले? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। अगर मैं वेलोसिटी का बनाने जाता हूं तो इधर मैं अगर मान लेता हूं कि इधर ऐसे सिस्टम मानूंगा 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते जाऊंगा 6 मीटर। तो उसके बाद क्या फोर्स मैं बता पाऊंगा उसमें? फोर्स के लिए तो फिर मुझे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ताकि इसका जो कंपोनेंट रिजॉल्व हो तो उसको रीड आउट ऐसे ही करेंगे। तो उससे अच्छा सबने क्या बोला कि इसको सबको हटाओ, इसको क्या करो 1 यूनिट मान लो। हाँ है वो मीटर से ही निकल के आता है। आप ऐसा करते हो कि करते कैसे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बनाने के लिए इसको आप ऐसे नापते हो, इसको बोलते हो कि चलो 1 सेंटीमीटर है तो उसको बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको बना ले नापा। फिर दूसरा वाला दूसरे 2 सेंटीमीटर पे, तीसरा वाला मार्क 3 सेंटीमीटर पे, इन सबको ऐसे ही मार्क किया 4 सेंटीमीटर पे। ऐसे आपने मार्क कर दिया। आप बोले कि अब यूनिट हटा दो सबसे और इसको सब 1 यूनिट लिख दो। जनरल है ये 1 यूनिट, 2 यूनिट। आप देखो किस टाइप के क्वांटिटीज को पढ़ रहे हो, उसको उसको आपने जैसे ही रिजॉल्व करके देखा उस यूनिट का आप पर्टिकुलर इक्विवेलेंट यूनिट ढूंढ लो और वो निकाल लेते हैं। और ये हायर क्लास में होता है, ये आपके क्लास में जनरली नहीं आता, ये हायर क्लासेस में होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इन डेप्थ स्टोरी बता दी कि आप एक ही पार्टिकल, एक ही यूक्लिडियन स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं तो उनकी अलग अलग रीडिंग होगी, उनके अपने यूनिट्स होंगे, उसके अपने डायमेंशंस होंगे, तो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको कैसे रीड कर पाएगा? समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत, किसी को यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर से रिप्रेजेंटेशंस में कर रखा है और वहां पे ऐसे मैं और भी डिटेलिंग में बता दूंगा। ठीक है, आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड, जैसे अगर आपने जितने भी बात करूंगा सारे यूनिफॉर्म फील्ड होंगे। हाँ, अब फील्ड कैसे कैसे होंगे ये आपको ऊपर दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि जिस प्लेन में, जनरली ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा कि जिस प्लेन में जो वेलोसिटी है, इस प्लेन में जो पार्टिकल है, पार्टिकल हमेशा इसी प्लेन में मूव करेगी। जनरली आपके 3 केसेस बनेंगे। अरे बेटा किसने आवाज आने लगी? हाँ, जनरली 3 केसेस बनेंगे। या तो बी इसी प्लेन में होगा, या तो बी इसके परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर में दोनों केस आएंगे, डॉट और क्रॉस। बस यही 2 केसेस बनेंगे आपके पास। यूनिफॉर्म फील्ड होगा, फील्ड कैसे होंगे? या तो इस पॉइंट पे आपने इस रीजन को लिया, इस पॉइंट पे फील्ड क्या है, इस रीजन, आपने इस रीजन को लिया ना, इस रीजन को, इस रीजन, रीजन मतलब इस प्लेन के पोर्शन को लिया। ये पूरा प्लेन जो आपने है वो एक्स वाई प्लेन बना रखा है, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन के एक पोर्शन को आपने लिया, इस रीजन को। इस रीजन में कैसे हैं सारे जो हर पॉइंट पे बी कैसे हैं डिफाइंड है? वो ऐसे डिफाइंड है कि इनका जो डायरेक्शन है या वी जो एग्जिस्ट करते वो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करते, सभी इसी प्लेन में एग्जिस्ट करते। तो आपके पास बी ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, इसी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। क्या यही एक तरीका है? नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक्स वाई आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा मान रखा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जरूरी नहीं हो कि वो किसी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो, वो कुछ और भी बनाते हुए होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी इसी प्लेन में है, ये बात समझ में आ रहा है? ये भी एक्स वाई प्लेन में भी है। हाँ, ये वाले बी के कैसे होंगे? ये वाले बी एक्चुअली डिकम्पोज हो जाएंगे, इनका पोर्शन कुछ बी एक्स कहलाएगा और ये बी वाई कहलाएगा। लेकिन ये भी एक कांस्टेंट फील्ड होंगे, क्योंकि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये होगा बी।
और ये कांस्टेंट बना रहेगा हर चीज के लिए, यानी हर वेक्टर्स का यहाँ डिकम्पोज करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के, मतलब इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स एक्सिस की तरफ इसका प्रोजेक्शन जो आता है उसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट। तो जो सबका एक्स कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, समझ में आ रहा है, और सबका वाई कंपोनेंट भी सेम होगा। तो ये कैसे फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये फील्ड किसी एक्सिस के पैरेलल है, समझ में आया, लेकिन ये भी एक यूनिफॉर्म फील्ड का केस है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो आपके दो केसेस बनेंगे, जो या तो फील्ड जो होंगे इसी प्लेन में होंगे या इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये वाले केसेस हम देखते यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा, जब आपके पास, मैं ये बता रहा हूं कि फील्ड आपके पास, आप देखिए फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो करके आ रहे हैं, फील्ड लाइंस आपके प्लेन से आप जब बना रहे हो ना, जैसे आपने सपोज करो ये बात देखो, आपने अभी डॉट और क्रॉस देखा था ना, तो डॉट क्रॉस में जैसे आपने ये थंब बनाया, थंब को एक एरो की तरह सोचो, एक तीर की तरह सोचो, तो तीर का आगे वाला नाखून अगर आपको दिखता है कि आपके तरफ आ रहा है तो आप क्या बनाओगे, डॉट। समझ में आ रहा है ये वाली, की मैं फिर से समझाऊं। Done, sir. ठीक है, जैसे आपने एक तीर चलाया, मान लेते कि ये आपका थंब है, ये थंब होगा, आपने किसी मान लेते हैं कि जो बाय द रूल आपका आपने निकाला है ए क्रॉस बी निकाला है, अब थंब का जो डायरेक्शन है आप उसको तीर की तरह समझो, आपका जो टिप होगा वो ये वाला हो एरो का, और ये जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो ऐसा पोर्शन होगा। अब मान लेते हैं कि इस प्लेन से आपने माना कि क्वेश्चन अभी निकाला था बी क्रॉस बी, तो आपको लग रहा था प्लेन के अंदर जा रहा है, ये टिप जा रहा है, तो एरो कैसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है, तो आपको एरो कैसा दिखेगा, पीछे से दिखेगा कि नहीं, एरो अंदर जा रहा था, यानी इसका थंब अंदर जा रहा है, तो आपको एरो अंदर जाते हुए अपनी तरफ से दिखता है, एरो ऐसे जा रहा है अंदर, तो अंदर जा रहा है तो यानी इसका कौन सा पोर्शन दिखेगा, पीछे वाला, तो उसके लिए क्रॉस मारेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो ए क्रॉस बी लिया और अगर थंब का जो टिप है यानी एरो का हेड है वो आपके तरफ आ रहा है, यानी जो प्लेन में आप काम कर रहे हो ए क्रॉस बी लाया और आपके तरफ आ रहा है ये थंब का टिप, तो इसमें क्या बनाएंगे, डॉट बनाएंगे। समझ में आया ये बात। यस अभी Yes, और sir. क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज को आप देखिए, एरो का देखिए टिप दिखेगा आपको आते हुए, यानी थंब का ऐसे दिखेगा इसके से, समझ में आ रहा है। आप ऐसे रखोगे प्लेन में, क्रॉस प्रोडक्ट लिया और ये ऐसे आ रहा है, तो इसको डॉट से लिखेंगे। दूसरा होगा क्रॉस से, दिख रहा है क्यों क्रॉस बोलते हैं इसको, एरो का पीछे दिखेंगे, पीछे वाला ऐसे ही दिखता है एरो का, तो जब आपके थंब अंदर जा रहे हैं तो आपको एरो का मतलब थंब को कैसे इमेजिन करना है, एक एरो की तरह, एरो अंदर घुस रहा है, नहीं छोड़ दो, ठीक है ठीक है, चाय कर दिया एक्स्ट्रा, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, टाइम कितना हो गया बेटा, लोग दीदी 2-3 मिनट बैठो, मैं आता, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको एरो अंदर जाते हुए दिख रहे हैं क्या, दो, हाँ ले लिया, हो गया, 1 मिनट ऐसे, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। देख लो 40 रुपये जैसा भी, हाँ 40 रुपये लिया, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्रॉस कैसा दिखता है, थंब ऐसे जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो आपको पता है इसको कैसे इमेजिन करना है, तीर अंदर जा रहा है, तो तीर का अंदर जा रहा है तो मुझे कौन सा पोर्शन दिख रहा है, पीछे वाला, तो पीछे वाला दिखेगा कैसा, क्रॉस की तरह। समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज पार्टिकल, ऑफ कोर्स क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वी के ऊपर डिपेंड करता है और बी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बी आपके पास, आपने अभी केसेस देखे थे, 3 केसेस देखे थे, बी अगर प्लेन में है तो वो वी के पैरेलल आया था, प्लेन में है तो वी के पैरेलल आया था। एक केस था जहां पे वी और बी दोनों सेम प्लेन में हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, राइट, ये 3 केस देखा था।
वहां पे बी और वी क्या थे, सेम प्लेन में थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, अब sir. यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज होगा कि आप जिस प्लेन को देख रहे हैं, इस प्लेन को, ये एक रीजन है, एक रीजन है, इसमें बी कैसा है, ऐसा है सारे पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, inward. इनवर्ड से सारे पे। अब ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल वी का है, अब इसके अंदर इंटर करेगा, या दूसरा इमेजिनेशन ऐसे करते हैं कि अचानक से ये चार्ज पार्टिकल अपना जा रहा था, चुपचाप किसी को बिना डिस्टर्ब करे हुए वी वेलोसिटी से जा रहा था। किसी ने क्या किया, एक पंगा करने की कोशिश की, कहा कि ये बड़ा शांति से ऐसे गुजरे जा रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि इसका जो मोशन ऑफ प्लेन है, इस मोशन ऑफ प्लेन में अगर, यानी अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल एक प्लेन से कभी बाहर आएगा नहीं, अगर इसको कुछ फोर्स ना लगाया जाए तो इसी प्लेन में हमेशा के लिए स्टिक हो जाएगा, वो हमेशा इसी प्लेन में इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। इस प्लेन में जिसके v जिस प्लेन में है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैंने अचानक से b को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या होगा, अब हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्या मूविंग चार्ज पार्टिकल बी आ जाने के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो यानी फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अब यहां पे देखिए v और b के बीच में डायरेक्शन बताइए, क्या v इस प्लेन में मूव कर रहा है, v इस प्लेन में मूव कर रहा है, क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सर 8:30 हो गए सर, शिवानी इसको लास्ट करके कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, यहां वेक्टर आप बना, ये वेक्टर बना रखे, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी इस प्लेन में पड़ता है, इस वेलोसिटी वेक्टर भी इस प्लेन में पड़ता है, तो वेलोसिटी वेक्टर का भी ये परपेंडिकुलर होगा, तो v क्रॉस p। अब देखिए यहाँ पे vb, इसका आंसर होगा vbb, vbb होगा मैग्नीट्यूड वाइज में। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन क्या होगा, v अपवर्ड, सबको आ रहा है अपवर्ड, v बी की तरफ मोड़ना है। देखिए आप, ये अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसा देखिए, बी ऐसा है कहाँ, दिख रहा है, अरे यार यहाँ पे देखिए, ऐसे एरो है जो कि इससे 90 डिग्री बना रहा है, देखिए इस प्लेन से 90 डिग्री हर टाइम पे बन रहा है, ठीक है। और v कहाँ पे है, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही इंटर होता है या फील्ड आ जाती है तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, b का डायरेक्शन इस प्लेन में, ठीक है। v क्रॉस b अपवर्ड आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है सबको, सबसे हो जा रहा है ना। Yes, sir. तो v क्रॉस b आपके पास आ गया इधर की ओर, अपवर्ड आ गया। तो आपको मालूम है इसके बाद कैसा मोशन होता है, इसके बाद ये हमेशा एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। जब b आ गया तो इसके ऊपर हमेशा सर्कुलर मोशन होगा। क्यों, आपको कैसे मालूम चला सर्कुलर मोशन होगा? आपको मैंने बताया था वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, कितना होता है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, याद है? चलिए, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप फोर्स को, वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हो? दिस इज अ लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होता है। इस चीज को अभी छोड़ दीजिए, हम किसी डिफरेंशियल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे यहां पे बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे एफ डॉट डी आर, इसको और सिंप्लीफाई करते, ऊपर नीचे डी टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी डी आर डी टी, यही होगा कि नहीं, डी डब्ल्यू। अब देखिए फोर्स और वेलोसिटी आपस में कैसे हैं, यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी कैसे हैं आपस में? मैंने क्या बोला कि फोर्स वेक्टर हमेशा होगा v और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे v और b, f डॉट v कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो cos 90 0, यानी यहाँ पे कोई वर्क होगा नहीं, तो वर्क होगा नहीं, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगते रहेगा,
तो ऐसे मोशंस कहाँ पे होते हैं जहां पे फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगते रहता है, एक सेंटर की तरफ हमेशा लगते रहता है। ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होता है कि नहीं? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो देखो, और यहाँ पे अगर जैसा भी रहेगा अपना रेडियस बनाते हुए, हाँ अगर निगेटिव आ रहा है तो देखिए एक चीज मैंने बताया था, आप वहां पे जब निकाल रहे हो v क्रॉस p, तो f इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखते हो f, आप लिखते हो मैग्नीट्यूड वाइज में, तब वो आता है q मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस b, ये लिखते हो। वहां पे जब डायरेक्शन निकालते हो, जब निगेटिव चार्ज के टर्म्स में, तो v क्रॉस b जो आता है वेक्टर, उसके अपोजिट में उसका माइनस कर देते हो। यानी जो ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया था v क्रॉस b, v इधर गया, b नीचे है, मेरा प्लेन के अंदर है, तो v b, और इधर अपवर्ड आ रहा है फोर्स। अब इसके लिए अगर मैं निगेटिव पार्टिकल के लिए करूंगा तो मैं वही करूंगा, v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस b, इसको पलट दूंगा 180 डिग्री से। समझ में आया? थंब ऊपर था तो अब नीचे कर दूंगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स, निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा, किधर होगा? डाउनवर्ड। और ये कैसा घूमेगा? अब ये देखिए, सर्कुलर मोशन ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमेशा फोर्स ऐसे एक सेंटर की तरफ काम करते रहेगा, जो कि वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इधर चला देगा। समझ में आया? देखिए ऐसा, समझ में आया? Yes, sir. और न्यूट्रल पार्टिकल बताइए कैसा रहेगा? न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होगा? एफ क्यू वी क्रॉस बी होगा कि नहीं है? Yes, sir. क्यू इसका क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल का क्यू क्या होता है? 0 होगा तो फोर्स क्या होगा? वो कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। न्यूट्रल पार्टिकल कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि हमें मालूम है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस पी। इसमें एक्चुअली में यहीं पे शुरू में ही बोल दिया कि मैं 0 हूं, क्योंकि मैं न्यूट्रल पार्टिकल हूं। तो चाहे कैसा भी हो, वी बी कैसा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये फोर्स हमेशा एक 0 ही होगा। तो कभी भी न्यूट्रल पार्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स। तो ये समझ में आया कि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे चीजों को तोड़ा मैंने, कि मैं अब बोलना चाहूंगा कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज v क्रॉस b। सब कुछ एक बार इमेजिन करेंगे। Q किसका होगा? जो पार्टिकल है उसका चार्ज के बारे में बात है। V किसका है? उस पार्टिकल का है। B किसका है? उस पार्टिकल का है नहीं, B पॉइंट का होता है डिफाइन। तो जिस पार्टिकल का जो पोजीशन है उस पॉइंट पे B क्या है। तो इन सभी को अगर मैं करता हूं तो मुझे फोर्स वेक्टर के बारे में मालूम चलेगा, जो कि ये है, जिसको मैं पूरा ऐसे पढ़ूंगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? अब ये बात अलग है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस कहां से होता है, ये आपको अलग सोचने के लिए दिया जाएगा अभी जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि अगर वो पार्टिकल चलता है और कैसे चलता है, कुछ सेंस में मूविंग चार्ज पार्टिकल भी फोर्स एक्सपीरियंस 0 किया था जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा था। किस केस में? जहां पे V और B पैरेलल थे, है कि नहीं? वहां के केस में देखो, क्या यहाँ पे वो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया? क्या यहाँ पे उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया क्या? No, इस केस में नहीं। और न्यूट्रल तो किसी भी केस में नहीं महसूस करेगा। समझ में आ गया ये सारी चीजें? sir. तो ये वेक्टर्स थोड़ा सर। रिप्रेजेंटेशंस और इन चीजों का गेम रहता है, और हाथ से थंब रूल बनाते रहते, बस और कुछ नहीं है, बस यही गेम खेलते रहना। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं 10 बजे के क्लास पे। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir.
चलो अभी के लिए इतना ही। और कितना हो गया यार? हाँ, स्टॉप शेयरिंग। और अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। चलो बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।